बच्चों कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है मैं हर दिन आपको 10 सवाल कराता हूँ। जो बच्चा लगातार कंटिन्यूस मेहनत करेगा ईमानदारी के साथ उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं ध्यान से देख लीजिए। सारे सवाल आज की क्लास में हम लोग करेंगे और खास बात यह है मैं जितने सवाल कराता हूँ वो होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में हर साल आए हुए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है हमारा, जब आपको गुणनखंड के रूप में यहाँ पर दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनका मास है बताओ क्या होगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस तरह के सवाल में। तो बहुत ही सिंपल तरीका एचसीएफ निकालने का। आपको क्या करना है, देखो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, यानी कि हमें छोटी घातों को देखना होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग हमारी संख्याएं हैं लेकिन हमें छोटी घात देखनी है। ये है 2 की घात 2, यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। हमें सबसे छोटी पावर देखनी है। सबसे छोटी पावर हमारी कितनी है, 2 है। तो एचसीएफ में हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 4 है। तो सबसे छोटी पावर 3 की पावर 2 है, इसमें से 3 की पावर 2 लेंगे। फिर इनटू यहाँ पर 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 जो है सिंगल अकेला है, सो इनटू में 5 लेंगे। अब देखो तीनों में जो कॉमन है 2 3 5 ही था और जो तीनों में कॉमन था उसकी हमें छोटी पावर लेनी है। बचा 7। 7 यहाँ तो है लेकिन 7 इसमें नहीं है और इसमें भी 7 नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लेंगे। 13 की बात करें 13 इसमें है लेकिन इसमें 13 नहीं है, ना इधर 13 है, तो 13 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा जो मास होगा वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इंटू 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो आपको समझ में आया, जब भी इसी संख्याओं में से हमें मासा निकालना हो तो मासा में भी क्या करना है, जो सब में कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी वाली पावर, जो सबसे छोटी घातें हैं ऊपर जो सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है इन्हीं को हम ले लेते हैं और वो हमारा मासा हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगर इसी किस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछा जाए लासा क्या होगा, एलसीएम, तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे बड़ी घातें देखनी होती हैं, सबसे बड़ी घातें। तो अब यहाँ पे देखो 2 की घात 3 है और यहाँ पे 2 की घात 4 है और यहाँ पर 2 की घात 1 है। तो हमें क्या लेनी है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 4 है, सो इनटू यहाँ पर 2 की पावर 4 आएगा। फिर हमें 3 की पावर देखनी है, सबसे बड़ी घात है। 3 की पावर से यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी 3 है। उसके बाद हमें 5 देखेंगे, 5 की पावर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, तो सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 4 है। फिर इनटू में 7 देखेंगे, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है और यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो 7 की पावर 2 लेंगे। इनटू में 11 केवल एक ही जगह है तो हम एक ही बार 11 को ले लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2 इंटू 11। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोनों सवाल में आपको क्या पता चला, इसमें सबसे बड़ी घात लेंगे और सभी में से लेंगे। सभी का मतलब अगर नहीं भी है उसको भी ले लेंगे। जैसे आप यहाँ पर 7 था और यहाँ पर भी 7 था लेकिन इसमें 7 नहीं है, तब भी हम 7 को लेंगे अगर एलसीएम निकाल रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ में आपको याद रखना है जो सब में होगा, जैसे 2 3 5 सब में था तो 2 3 5 को ही देखेंगे। यहाँ पे 7 इसमें है, इसमें भी 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर 7 को हमने नहीं लिया। तो एलसीएम में जो सब में होता है, एलसीएम में क्या होता है जो सब में नहीं होता लेकिन तब भी बड़ी पावर है उसको लेंगे, और एचसीएफ में जो सब में होता है उसी को लेंगे। अगर किसी एक में भी नहीं हुआ तो उसको हम एचसीएफ में नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल है 23/50, एक संख्या 40/50 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाए, एक संख्या दिया जाए और हमसे पूछा जाए दूसरी संख्या क्या होगी, तो याद रखना बच्चे कैसे निकालते हैं। दूसरी संख्या बराबर आपको क्या करना है, जो भी आपको गुणनफल दिया है नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जो भी आपको गुणनफल दिया है इसको भाग करेंगे दी गई संख्या से। किससे भाग करेंगे, दी गई संख्या से। अब यहाँ पे देखो गुणनफल कितना है, गुणनफल है हमारा 23/50 और भाग इसको करेंगे डिवाइड बाय एक संख्या, कौन सी संख्या दी गई है, 40/50 दिया गया है। अब आपको याद होना चाहिए 23/50 जब हम भाग करते हैं भिन्न में तो इस भाग वाले निशान को हम गुणा में बदल देते हैं और जिससे हम भाग कर रहे होते हैं इधर पीछे वाले को, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब इसका व्युत्क्रम उल्टा कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। उसके बाद इसे कट करेंगे, 50 से 50 कट जाएगा, 23 ही कम 23, 23 दूनी 40, तो इसकी जो दूसरी संख्या होगी वो 1/2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो समझ में आया, जब भी आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाए और आपको एक संख्या दी जाए, कोई भी मान लीजिए बी दिया है और ए आपसे पूछा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, जो भी आपका गुणनफल है उसको भाग कर दोगे दी गई संख्या से, तो आपके दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है क्या हो।
अब किसी भी संख्या में इकाई अंक होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे संख्या लिखी, यहाँ पे 2 × 12 लिखा और 12 दूनी मेरा गुणनफल 24 आया, तो इसमें इकाई अंक हम इस लास्ट वाली संख्या को बोलते हैं, ये हमारा वंश डिजिट होता है, इसी को इकाई अंक बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए 12 2 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है, तो आप कहोगे 12 2 के गुणनफल में इकाई अंक 4 है। इसी तरीके से पेपर में आपको बड़ी सी संख्या दे देगा और इन सभी को गुणा करने में पूछेगा इकाई अंक क्या है। तो जब आपको इकाई अंक ज्ञात करना हो तो आपको इकाई अंक ज्ञात करने में सभी संख्याओं की गुणा नहीं करनी है, आपको क्या करना है, बस जो इकाई अंक है, यहाँ पर इकाई अंक 7 है और यहाँ पर इकाई अंक आपका 2 है, पहले इन दोनों इकाई के अंकों की गुणा कर लेंगे। 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया हमारा 14। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे गुणा करके 14 आया इसमें से भी इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक हमारा आया 4। फिर इस 4 की गुणा अगली जो संख्या है उसके इकाई अंक से करेंगे 7 से, 7 चौक आपका आया 28। फिर अगली बार में फिर से हम क्या करेंगे, जो उनकी गुणा करके हमारा इकाई का अंक आया बाद में 8, उसकी गुणा हम अगली संख्या के इकाई के अंक से करेंगे 13 से। 13 में इकाई अंक 3 है, 3 से करेंगे तो 8 3 आ गया 24। तो फाइनली हमारा जो इकाई अंकों की गुणा करने में इकाई अंक आया बाद में वो 24 आया और 24 में इकाई अंक क्या है हमारा 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको कहा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा तो सिर्फ आपके इकाई को अंकों की गुणा करनी है और किसी की गुणा नहीं करनी है। जैसे 7 की गुणा 2 से करी, 7 दूनी कितना है 14, 14 में इकाई का अंक 4 आया, 4 की गुणा फिर अगली संख्या के इकाई के अंक से करेंगे, कितना अगली संख्या 7, तो 7 की गुणा 4 से करेंगे आएगा 28। 28 में फिर जो इकाई का अंक आया उसकी संख्या फिर अगले एक संख्या के इकाई के अंक से करेंगे 8 या 24। फाइनली जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, हमें ये बताना है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो अगर हमें 5 अंकों की कुल संख्याएं बतानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनती है, 9 को 5 बार लिखने से। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 0 0 0 0। तो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो कुल कितनी होती है, 5 अंकों की संख्या होती है 90,000। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। वैसे ही आपको अलग अलग तरीके से सवाल पूछ लेगा, 5 अंकों की जगह हो सकता है वो पूछ ले आपको कि बताओ 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल संख्या। तो अगर 3 अंकों कुल संख्या पूछेगा तो क्या करोगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 9 को 3 बार लिखोगे और उसमें से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को माइनस कर दोगे, तो 0 0। तो 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती हैं, इस तरीके से आप निकाल लोगे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर पूछा गया है कि इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 4 की घात 11 है और इधर है 7 की घात 5 और फिर इधर है 11 की घात 3। सबसे पहले आपको चेक करना है ये संख्याएं अभाज्य हैं कि भाज्य हैं। आपने यहाँ पे देखा 4 तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 तो भाज्य है। तो 4 के हम गुणनखंड कर सकते हैं कितने, 2 × 2, 2 बार गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन 7 का कोई गुणनखंड नहीं रहेगा, 7 ऐसे ही रहता है और 11 के भी गुणनखंड नहीं हो सकते। तो हमने 4 के जो गुणनखंड किए वो कितने किए, 2 × 2 किए। दैट मीन्स, इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो 11 घात है वो 2 पर अलग से 11 बार जाएगी और एक इस बार 2 पर भी अलग से 11 बार जाएगी और गुणा में 7 की घात 5 और गुणा में 11 की घात 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछे इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। जब ये सारी संख्याएं नीचे की अभाज्य हो जाएंगी, अब हमें इनकी घातें को जोड़ लेना है, जो भी इनकी पावर है इनको प्लस कर लेना है। पावर प्लस करेंगे तो 11 + 11 + 5 + 3 हो जाएगा, 11 11 22 और 22 और 5 27 और 3 30। तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंड 30 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इस सवाल को करते हुए आपको बस ध्यान देना है कि यहाँ पर संख्या आपकी अभाज्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 2 सहभाज्य संख्याओं का मासक कितना होता है। अगर हमारी 2 सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता। मान लीजिए एक संख्या 25 है और एक संख्या 12 है, तो 12 और 25 दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता, तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं संख्याओं को, सहभाज्य संख्या। और ये संख्याओं का मास हमेशा 1 होता है। कोई सी भी आपकी 2 सहभाज्य संख्या होंगी या 2 से ज़्यादा, उनका मास हमेशा 1 ही रहेगा, ये आप याद रखना। छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 1350 में गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये संख्या हमारी 1350 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 × 12 बचा 1, 2 × 7 14, 2 × 5 10। उसके बाद फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, फिर 3 से 3 7 21, 3 × 5 15, फिर 3 से काटेंगे 25 × 75, फिर 5 × 5 25, 5 × 5। इन सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखकर यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 3 कितनी बार है, 3 बार, और इंटू में 5 उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसके अगर पूछा है गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो इनके जोड़े बनाने हैं। 5 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, किसका जोड़ा नहीं बना, एक इस 3 का और एक 2 का। तो ये 2 संख्या ऐसी हैं जिनके जोड़े नहीं बने, तो जिनके जोड़े नहीं बने उनके आपस में गुणा कर लेंगे।
यहाँ पर हम आपस में इनकी गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो वो संख्या हमारी 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कभी भी आपसे पूछे जाए छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें इनसे गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनके जोड़े बनाने हैं। जिन संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे वो ठीक है, जिनके जोड़े नहीं बनेंगे उनकी आपस में गुणा कर देंगे। वही छोटी छोटी संख्या हो जाएगी जिससे गुणा करने पर ये एक अभाज्य संख्या बन जाएगी। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। हमारे पास 4 सम संख्याएं जो कि लगातार है, A B C D, ये 4 संख्याएं हैं और इनका जो औसत है वो 27 है। भाई औसत क्या होता है, बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है, यानी कि 4 संख्या है, 2 इधर निकाल दो, 2 इधर निकाल दो, तो इनके जो बीच में संख्या आई वो क्या आई, 27। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बताओ, और ये भी कैसी है, सम है। तो 27 से पहली जो सम संख्या आती है वो आपकी क्या आती है, 26 आती है। 27 के बाद की सम संख्या आती है 28, और 28 से अगली, क्योंकि लगातार क्रमागत सम संख्या है, सम संख्या 28 की अगली संख्या हो जाएगी आपकी 30, और 26 से पहली संख्या हो जाएगी आपकी 24। आपसे पूछा गया बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी आई, 30। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संख्या का 5% 16 होता है वो बतानी है। तो अगर हमें संख्या बतानी है, संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, संख्या बराबर क्या होता है, 5% किसके बराबर है, 16 के। तो आप लिखोगे 16 को प्रतिशत से भाग करोगे और 100 से गुणा, तो आपकी संख्या आ जाएगी। 5 से 100 कटेगा 20 बार, 16 दूनी 32, तो वो संख्या आपकी 320 हो जाएगी। क्लियर बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट सवाल करे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आपको डेली जो है इस तरह से आप 10-10 क्वेश्चन डेली भी लगाओगे तो जब तक आपका पेपर होगा तब तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।